नमस्कार साथियों, मैं निखिल आप सभी का हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल, हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपने इस चैनल के थ्रू बहुत ही जल्दी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट में एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो एसएससी सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए और सीजीएल एमटीएस, और जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल वाली वैकेंसी भी आपकी नोटिफिकेशन तो आपको पता ही है उसका कि भाई कब वो फॉर्म फिल होने हैं, कब एग्जाम होगा, सब चीज़ें। तो उसी को ध्यान रखते हुए बहुत जल्दी हम इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा एक जो हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है या जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो शुरुआत की है इस चैनल पे, केवल मैथ से रिलेटेड ही हम कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो मैथ में भी मैंने आपको बताया था, मैथ्स के दो पोर्शंस होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। और मैंने पहले जो स्टार्ट किया है वो अरिथमेटिक से शुरुआत की है, और अरिथमेटिक में हमने एक चैप्टर परसेंटेज कंप्लीट पढ़ लिया है। परसेंटेज के बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो चल रहा है हमारा रेशो प्रोपोर्शन, और उसकी भी मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे या ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप उन पुराने वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं, आज हमें ये रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट 7 हमें, यानी कि मैं ये पार्ट 7 आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, ये जो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही है, कहने का मतलब है कि 2-3 क्लास का ही चैप्टर होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ रेशो प्रोपोर्शन की। लेकिन फिर भी हमें जो समय लग रहा है इसकी 2 रीजन है। एक तो मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक पार्ट में या एक क्लास में कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, और दूसरी बात हम चीज़ें कंप्लीट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से थोड़ा समय लग रहा है। मेरा मानना यही है कि भाई जब पढ़ो तो इस तरीके से चीज़ें अपनी कंप्लीट करो कि एक बार ही पढ़नी पड़े। ऐसा नहीं यहाँ से भी पढ़ लिया और दूसरे चैनल से तीसरे, मतलब जहाँ भी पढ़ो कंप्लीट इतना पढ़ लो कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, पहली बात तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और उनके ऑप्शन के मेथड भी मैं आपको बताता हूं कि हम इन क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। उसके बाद ऑप्शन से बताने के बाद मैं आपको उसका बेसिक भी बताता हूं, ट्रिकी मेथड भी, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई अगर इन्हीं तरीकों को जो मैं आपको बताता हूँ अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको कराया जा रहा है, मेरा मानना सिलेक्शन के लिए सफिशियंट आप पढ़ रहे हो। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा ना करके थोड़े कंटेंट को बार बार पढ़ो, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं पहली या दूसरी बार में। और अगर आपको चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, पंचवर्षीय योजना बनानी है, धीरे धीरे सिलेक्शन कभी तो हो जाएगा, तो पढ़ते रहो, 10-20 चैनलों से पढ़ो, ठीक है। बाकी जैसा आपको सही लगे वैसा करो। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आप मानते हो, उसके होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मुझ पर भरोसा रखो, और मैथ में जितना कंटेंट मैं आपको कराऊँ केवल इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और ऐसी इंग्लिश में मैं जितना कराऊंगा उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से हमारे कन्फ्यूज़न हो जाता है हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। इसीलिए आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए जो भी आपको सही लगे, जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, या जो भी जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ सके उसे फॉलो करिए बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं जुड़ना, वरना तो इसी कंफ्यूजन में रह जाओगे, एक चैप्टर उससे पढ़ लिया, एक वो और एक, कभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा इतना समय आपका वेस्ट कर दिया। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, रेशो प्रोपोर्शन के कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जो पहला क्वेश्चन है आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, है ना, ठीक है। आपको करना क्या है, मैं पहले हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। जैसे ही आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो होगा, वीडियो पॉज करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। देखिए, मैं इसे थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे होते और थोड़ा सा भी अगर ऑप्शन को ध्यान देते तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात, ये हो गए अफसर और ये हो गए जवान। कहने का मतलब है यदि
अफसर 3 थे तो जवान कितने थे? 31 थे। अच्छा, आगे दूसरी कंडीशन में दे रखा है 6 अफसर मर गए, यानी कि 6 अफसर जो ऑफिसर थे उनकी डेथ हो गई, और 22 जो हमारे सोल्जर थे उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो ये रेशो बन गया, उसके बाद रेशो हो गया आपका 1:13। उसके बाद कितना हो गया? 1:13। चलिए मैं, अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसे बेसिक करते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा इसे, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, मैंने एक बात बताई है हमेशा, अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती है। अनुपात कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती है, और अनुपात से वास्तविक संख्या पे जाने के लिए हम किसी भी वेरिएबल की गुणा कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा अफसर कितने थे भाई? 3x, और जो जवान कितने थे वो थे 31x, ठीक है जी। अफसर कितने थे? 3x, और जवान कितने थे? 31x। इसमें से अफसर कितने चले गए? -6, और जवान कितने चले गए? -22। अब जो अनुपात हो गया, अब अनुपात हो गया 1/13 का, ये हो गया। अब बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए, यहाँ 13 थी 39x माइनस 13 78 बराबर 31x माइनस 22। एक की गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे, 31x को इधर ले आओ, 39 में से 31x जाएगा तो यहाँ बचेगा 8x, और 78 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। बराबर से दूसरी साइड पर जाने पर, यानी कि एक वैल्यू को यदि हम बराबर से दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस वाली वैल्यू हो जाती है प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू हो जाती है माइनस की, और गुणा वाली वैल्यू हो जाती है भाग में, और भाग वाली वैल्यू हो जाती है गुणा में, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो ये माइनस की इधर जाकर प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 78 और माइनस का 22, यानी 78 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गए 6, और 7 में से 2 गए 5, ये 56 हो गया। और 8 7 कितना आ गया? 56, यानी x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। x का मान 7 आ गया। अब उसने हमसे जो भी पूछा होगा, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये बताइए युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? युद्ध से पहले का मतलब है यहाँ की बात कर रहा है, इस कंडीशन की, और अफसरों की पूछी है। तो मैंने कितना माने थे अफसर? 3x माने थे अभी अफसर, और x का मान कितना है? 7 है, और 7 दिया 21, यानी युद्ध से पहले अफसर कितने थे? 21 थे, ठीक। अगर पूछता युद्ध के बाद कितने हैं तो 6 मर गए, तो कितने बचे? 21 में से जब 6 की डेथ होगी तो बचे कितने? 15, ठीक। ये हो जाता युद्ध के बाद का। अगर हमसे जवानों की संख्या पूछी होती तो हमने जवान कितने माने? 31x, तो मैं 7 की गुणा कर देता 31 में, कितना जाता आपका? 7 एक 217 सॉरी, यहाँ से जब हम 7 की गुणा करते तो कितना जाता? 217, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा ध्यान दिया होता और ऑप्शन से हम इसे करते तो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। चलिए ऑप्शन देखिए, मैं एग्जाम के क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन क्यों देता है, या फिर ये वास्तव में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 31, 28, 21 और 28। 31, 38, 21 और नेक्स्ट दे रखा है इसमें आपका 28, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसने बोला है युद्ध से पहले अफसरों की संख्या बताओ। तो मुझे बताओ युद्ध से पहले अफसरों का अनुपात कितना था? तो युद्ध से पहले अफसरों का अनुपात था 3:31, ठीक है जी, ठीक। 3:31 था युद्ध से पहले। अब उसने पूछा युद्ध से पहले अफसरों की संख्या बताओ, तो इसका मतलब ये सब युद्ध से पहले ही होंगे। युद्ध से पहले किसी वैल्यू में कोई, या तो युद्ध से पहले 31 होंगे, या युद्ध से पहले 38 होंगे, या फिर युद्ध से पहले 21 होंगे, या युद्ध से पहले 28 होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको कि जिस भी अनुपात में बटेंगे, जिस भी अनुपात में बटेंगे, ठीक। अब मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जब हम उसे अनुपात में बांट रहे होंगे तो अनुपातिक योग देखो, 31 और 3 34, 34 से तो उसका योग डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि जवानों की और अफसरों की संख्या का योग हमेशा किससे डिवाइड होगा? 31 और 3 34 से। लेकिन अगर मैं बात करूं जवानों की संख्या किससे डिवाइड होगी, तो वो डेफिनेटली 31 से डिवाइड हो रही होगी, और अफसरों की संख्या किससे डिवाइड हो रही होगी? 3 से, क्योंकि अफसरों का कितना है? 3, और जवानों का कितना है? 31, ठीक। अब इसी हिसाब से देखो, इस ऑप्शन में 3 से विभाजित होने वाली एकमात्र संख्या आपको 21 नजर आ रही है, ये ही है। तो देखिए मैं एक बात बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमेशा ऑप्शन से हो जाएगा, हमेशा ऑप्शन से नहीं होगा, लेकिन जब ऑप्शन से हो सकता है तब तो हमें उसका फायदा उठाना है। कहने का मतलब ये है कि यदि एग्जामिनर चाहता है कि तुम इसे ऑप्शन से ही कर दो, देखते ही कर दो, तो हम क्यों ना उसे देखते ही करें, बेसिक क्यों करें। और देखिए अगर 3 से डिविजिबल संख्या 3 4 होती इसमें 2 3 भी होती, तब हम इसे बेसिक कर लेते।
तो मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के हिसाब से करने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। अब आपने देखा कितना आसान हो गया। सपोज करो हमसे पूछा होता जवानों की संख्या बताओ, तो मैं इन चारों ऑप्शनों में ऐसी संख्या ढूंढता जो कि 31 से डिवाइड हो जाती, वो हमारा आंसर हो जाता जवानों की संख्या कितनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। और ठीक है, ना समझ में आया तो बार बार बोलता हूँ, वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। और फिर भी समझ में ना आए तो कॉलिंग नंबर दे दूंगा, कॉल करके पूछ लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x अनुपात yz, x अनुपात yz, कॉमा y अनुपात zx, y अनुपात zx, और तीसरा दे रखा है z अनुपात xy, z अनुपात xy, ये दे रखा है। यू कह रहा है x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। देखिए लैंग्वेज आपको लगेगी, अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए, कुछ नहीं है ये। व्युत्क्रमी का मतलब होता है अपोजिट, और मिश्र अनुपात का मतलब है तीनों को जोड़कर एक अनुपात। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन क्यों रखा? आसान है, लेकिन रखा इस वजह से जिससे कि अगर आपके सामने एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आए तो आप इसकी लैंग्वेज से परेशान ना हो, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। पहले व्युत्क्रमी बोला है, व्युत्क्रम का मतलब क्या था? उल्टा। देखिए अगर व्युत्क्रम ना होता तो मैं लिखता इसे x बटे वाई जेड, x अनुपात वाई जेड को मैं क्या लिखता? x बटे वाई जेड। लेकिन अब व्युत्क्रमी है, व्युत्क्रमी का मतलब मुझे उल्टा लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? वाई जेड अपॉन एक्स। ठीक है जी, पहला तो ये हो गया। चलिए दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा ये zx अपॉन वाई। ठीक, और तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा आपका xy अपॉन जेड। बात समझ में आई भाई? व्युत्क्रमी ये आप समझ लेना, व्युत्क्रमी बोला है क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने ऐसा उल्टा लिखा, वाई जेड अपॉन एक्स, जेड एक्स अपॉन वाई और एक्स वाई अपॉन जेड। अदरवाइज अगर व्युत्क्रमी शब्द इसमें नहीं होता क्वेश्चन में तो मैं ऐसे लिखता एक्स बटे वाई जेड, वाई बटे जेड एक्स और जेड बटे एक्स वाई। इस तरीके से मैं इसे लिख रहा होता। ठीक है जी, चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। मिश्र अनुपात का मतलब क्या? मिश्र अनुपात का सिंपल मतलब ये है कि आप इन्हें तीनों को क्या कर लो? तीनों को क्या करेंगे? आप इसके तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा मान लो। आप इतना सिंपल समझ लो बस। ठीक है, जब हम इन्हें तीनों को मिश्र अनुपात बनाएंगे तो मिश्र अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों की गुणा कर लो, बस सिंपल। आपके लिए बता रहा हूँ, मिश्र अनुपात के लिए तीनों के आपस में गुणा। तो जब तीनों के हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जेड 2 बार है, वाई 2 बार है और एक्स 2 बार है। तो जब इनकी गुणा होगी तो स्क्वायर में जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का लिख लो, या तो फिर ये सबका होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक, अब इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? आंसर आ गया आपका। मिश्र अनुपात कितना बन गया? एक्स वाई जेड अनुपात 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि जब बटे में कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है वह, ये भी सही क्वेश्चन मतलब है तो बेसिक, लेकिन बताने इस वजह से पढ़ रहा है एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए कुछ नया ना हो, सब कुछ आपका करा हुआ हो पहले से ही। देखिए वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/7 का 5/9 से। सिंपल। देखिए वह भिन्न ज्ञात करो, यानी मुझे वो भिन्न बतानी है जिसका 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से इसका वही अनुपात होना चाहिए जो कि, या तो आप बराबर करके लिख लो, बराबर कर लो। बराबर नहीं करते तो समानुपात का साइन लगा लो, क्योंकि समानुपात का मतलब ही तो होता है बराबर। समानुपात का मतलब ही होता है बराबर। ये हो गया समानुपात। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसका अनुपात, यानी ये भिन्न मुझे बतानी है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/7 का, 3/7 का किसके साथ है? 3/7 का 5/9 से है। बस सिंपल, 3/7 का 5/9 से। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करते हैं, अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा करते हैं। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 5/9 गुणा x बराबर 1/27 गुणा 3/7। ठीक है जी। अब जब ये वाली वैल्यू, देखिए ये गुणा में इधर जाकर भाग करेगी और ये भाग वाली वैल्यू गुणा करेगी। कहने का मतलब है भिन्न को जब हम बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो भिन्न आपस में क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यानी कि 5/9 इधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने खत्म कर दिया और ये हो जाएगी 9/5। ठीक, कितना हो गया? अब देखिए 9 तिया 27 और इस 3 से 3 खत्म हो गया। इसका आंसर आ गया। वो भिन्न क्या है?
1/7×5 आपका आंसर आ गया। वो भिन्न क्या है? 1/35 है। सही। देखिए बेसिक इसलिए बता रहा हूँ मैं इन क्वेश्चनों को क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है। आपको वास्तव में हर किसी चीज़ में ट्रिक नहीं सीखनी है। ट्रिक कभी भी आपको कुछ सिखाती नहीं है। ट्रिक हमेशा रटाती हैं। तो जहाँ हम कम कैलकुलेशन में चीज़ें सीख सकते हैं तो मेरा मानना है वहाँ आप चीज़ें सीखिए। जहाँ बढ़िया कैलकुलेशन होगी वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितने आसानी तरीके से ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा। आप आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर डे वीडियो में देखिए आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ना सीखें, जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। पर भावना सीखने वाली होनी चाहिए, केवल ऐसी नहीं कि बस बैठे हाँ भाई क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या वो सब चीज़ें नहीं नोटिस करनी है, केवल आपको पढ़ने से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2r बराबर h प्लस रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है तो अनुपात h का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है। 2r बराबर है किसके है? 2r बराबर है h प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये दिया हुआ है इसमें। और ये कंडीशन हमें दी है। देखिए ना दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ 2r = h प्लस रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और इसने दी है कंडीशन एक कि r = नॉट 0। कहने का मतलब है r 0 नहीं हो सकता। अब उसने अनुपात पूछा है, r अनुपात h क्या होगा? देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक बताता हूँ। पहले बेसिक सीखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दे देते तो कितनी कैलकुलेशन बच जाती। तो पहले बेसिक सीखते हैं क्योंकि उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने ऑप्शन से हम इसे कितने इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमने क्या करा, एच को उठा के हम इधर ले आएंगे। पहले एच को उठा के अपना इधर ले आओ दूसरी साइड। तो एच प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा 2r माइनस एच बराबर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यही तो हुआ। अब देखिए इधर स्क्वायर रूट है, इसे हम खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए देखिए जब तक वैल्यू स्क्वायर रूट में होगी, क्यूब रूट में होगी, फोर्थ रूट में होगी तो उसे सोल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसे फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है 2 से इन दोनों की भी गुणा कर लेनी है। तो यानी कि 4rh कैसा है? 2ab, 2 गुणा 2r प्लस h, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई h। तो ये आ गया 4h। ठीक है जी। अच्छा अब बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें केवल ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए r स्क्वायर को हम इधर उठा लेंगे, h स्क्वायर से पहले h स्क्वायर को खत्म कर दो। ठीक है जी, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सेम साइन बता देता हूँ मैं, कभी ना समझ में आया, सेम साइन वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। देखिए यहाँ भी प्लस का h स्क्वायर था, यहाँ भी प्लस का h स्क्वायर था, इसलिए कैंसिल आउट हो गई। और अगर ये बराबर से एक साइड होती तो अपोजिट साइन में कैंसिल आउट होती है। अगर बराबर के एक तरफ है तो अपोजिट साइन वाली वैल्यू कैंसिल आउट होंगी। और अगर बराबर के दोनों साइड हैं तो चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, सेम साइन हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4r स्क्वायर में से जब हम r स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि r स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड आने पर माइनस का हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर में से माइनस का r स्क्वायर जाएगा तो यह बचेगा 3r स्क्वायर और माइनस का 4h इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत होती नहीं, तो हम इसे लिखेंगे डायरेक्टली 4rh। देखिए इस r स्क्वायर वाले से ये r खत्म हो चुका। अब देखिए उसने पूछा क्या था हमसे, r अनुपात h। तो r का मान कितना आ गया? 4 और h का मान कितना आ गया? 3। तो अनुपात हो गया आपका 4:3 और यही आपका आंसर है। 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई, हालांकि इतनी कैलकुलेशन नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। लेकिन यदि हम ऑप्शन से थोड़ा सा कुछ सीखें, ऑप्शन से थोड़ा सा भी हमको सीखेंगे तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। चलिए देखते हैं हम ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। चलिए ऑप्शन से बताता हूं। तो पहले क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा, मैंने गलती से रफ कर दिया। 2r = h प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, यहाँ जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं
और बताता हूँ आपको कि ऑप्शन से कितने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला ऑप्शन क्या है, 1:2। दूसरा ऑप्शन है 2:3। तीसरा ऑप्शन है 4:3। चौथा ऑप्शन है 3:5। ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। ठीक है, अब हमें करना क्या, देखिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना यहाँ बिल्कुल ट्रिकी मेथड ही बता देता हूँ, बहुत आसान वाला। देखिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। आपको पता होगा एक ट्रिपलेट होती है 1 3 5, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 1 3 5 नहीं, 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, 3 4 5। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो एक चीज़ समझना है यहाँ से। देखिए यहाँ देखिए, इसने जब हमसे R/H पूछा है तो चारों ऑप्शन में R/H ही दिया होगा। तो अगर मैं R का मान 1 मान लूँ और H का मान 2 रखूँ तो आप खुद देखना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर √5 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा, देख लो ध्यान से समझो इस बात को। R का स्क्वायर, R 1 है, R मैंने 1 माना, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और H कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आएगा √5। ठीक, अब एक बात बताओ आप, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू कुछ ना हो। अब देखिए यहाँ R का मान कुछ भी मान लो, H कुछ भी है, किसी भी वैल्यू को कभी भी जोड़ने और घटाने पे वैल्यू रूट में नहीं आती। मान लो यहाँ 30 लिख रहा है, 30 में से तुम कुछ भी घटा लो, कुछ भी जोड़ लो, चाहे -30 हो, इसमें कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी घटा लो, कभी भी ये वैल्यू अंडर रूट में नहीं पहुंचने वाली। कि मान लो 30 लिखा है, इसमें से मैंने 5 घटा दी तो मैं रखूंगा √25। ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पे कितने की वैल्यू आ रही है, रूट, यहाँ पर रूट क्या आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, हमें यहाँ पे R और H का ऐसा मान लेना पड़ेगा जो मिलकर स्क्वायर रूट बना दे, यानी कि ये हमारा रूट खत्म कर दे। ठीक, और अगर आपको ट्रिपलेट याद थी तो इसमें आपको बस एक ही ये नजर आएगी 4 और 3, आप टिक करके आगे बढ़ जाते, आंसर आपके सामने था। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ √5 बना, √5 की परफेक्ट वैल्यू होती है, नहीं होती। ऑप्शन पहला गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन रखो, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13। अब जब मैं यहाँ √13 रखूंगा तो √13 की परफेक्ट वैल्यू होती है, नहीं होती, ये भी खत्म हो गया। अब देखो इसे देखो, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 9 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 9 और 25 कितना हो गया 25 और 9 34, 34। अब यहाँ देखो, अगर मैं लिखूँ √34, क्या इसकी परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती, ये भी गलत हो गया। तो ये बचा, यही सही हो गया। अदरवाइज चेक करोगे तो कैसे, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सॉरी गलती कर दिया, ये आपका सही होगा आंसर। ठीक है, नहीं अब देख लो खुद रख के। अब यहाँ पे देखो 4 चौक 16 और 3 तिया 9 25, और 25 का कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ रख के देखो, R का मान यहाँ रखो और H का मान यहाँ पे 3 रखो, ये बराबर आ जाएंगे दोनों। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ 3 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 बराबर 8 के हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये मैंने किस लिए बताया, देखिए एक बात बता देता हूँ, मुझे तो पता था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है काफ़ी, तो मुझे पता था कि H को हम इधर उठा लाएंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना भाई, स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जिसके सामने कई सब्जेक्ट हैं जो आप उसे पढ़ने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ें समझ सके, उसे पता हो यहाँ क्या करना है। तो आप ना सीखें, आप केवल ऑप्शन का सहारा लो और कर दो। ऑप्शन तो रख ही सकते हैं भाई, R और H का मान आपको दिया हुआ है, इसने RH का पूछा तो RH का दिया हुआ, R की जगह R का मान रखो, H की जगह H का मान रखो, बराबर आ जाना चाहिए। इतना तो कर सकते हो। और देखिए इतना आसान तरीका था ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं पहुँचेगी, परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं होगी, तो इसके साथ जोड़ के कभी भी वैल्यू हम 2R में कुछ भी जोड़ लें, 2R में कुछ भी घटा लें, कभी भी अंडर रूट में तो वैल्यू जाने वाली है नहीं। तो इसलिए अंडर रूट, ये तीनों ऑप्शन इसने ऐसे दिए थे जो स्क्वायर रूट ही नहीं बन रहा था इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनना था, इसलिए गलत हो गया। 4 चौक 16 3 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, एकदम टिक करके आगे बढ़ जाते, इसी से आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कल की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो आज कोशिश करेंगे भी ज़्यादा वीडियो लेंथी ना बनाए, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी। चलिए आज अगला क्वेश्चन है आपका, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो आसान क्वेश्चन है, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। अब इसने पूछा है कि वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। के वर्ग पहले लिखो, इसे क्या लिख सकते हैं 3/2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/3। अब उसमें क्या पूछा है 3/2 और 4/3 के वर्गों के व्युत्क्रम। तो पहले इनके वर्ग कर लो, तो कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना हो जाएगा आपका 16/9, 16/9 हो गया। ये वर्ग हो गए, वर्गों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, अपोजिट।
उल्टा अपोजिट कितना हो जाएगा इसके, हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 16/9। 4/9 ठीक है, और ये हो गया आपका 9/16। अब इसी का तो अनुपात पूछा है, ये दोनों तो अनुपात में पूछे, 16 की इधर गुणा कर लो और 9 की इधर गुणा कर लो, हो गया लो एक, ये तो खत्म हो गए। हमें करना क्या होता है, देखिए 16 की गुणा इधर कर ली, 9 की गुणा इधर कर ली, ये दोनों वैल्यू आपस में खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ कितना, ये 9 और अब देखो डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर लो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। 16 चौका 64 और 9 नाम 81, अनुपात कितना बन गया 64:81, यही तुम्हारा आंसर है। ये देखिए अगर ये यहाँ से बात समझ में आई हो तो यहाँ से मैं यहाँ समझाता हूँ, उसे समझना। अगर लिखा हुआ है 3/5 अनुपात 6/7, इस तरीके से लिखा हुआ है, मुझे इसे सोल्व करना है, तो 7 की इधर गुणा करो, 5 की इधर गुणा करो, तो गुणा 7 कर दो, गुणा 5 कर दो, तो बटे वाली वैल्यू खत्म हो जाती है। अब देखिए अनुपात कितना बन जाएगा, 7 × 21 और 6 × 5 = 30। अभी और डिवाइड हो जाएगी तो डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब ऐसा करते क्यों, ये समझिए। देखिए अगर जब मैं यहाँ 5 की और 7 की गुणा करूँगा तो 5 से 5 तो खत्म हो जाएगा ना, और जब यहाँ भी 7 आएगा तो 7 से 7 की गुणा हो जाएगी, बचेगा क्या 6 5 और यहाँ क्या बचेगा 7 3। तो इतना ना लिख के हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में करा। चलिए बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं अब क्वेश्चन बोलने वाला हूँ आपको, ये देखिए एक तो हर क्वेश्चन के आगे आपको दिया हुआ है ईयर, किस ईयर में पूछा गया, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका 2017 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और 2018 में सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ही मतलब सेम टाइप का। तो हम देखिए, मैं इसे आपको जिस तरीके से बताऊंगा, बेसिक नहीं करना है। ऑप्शंस अगर आप करोगे, इतना आसान क्वेश्चन है और एग्जामिनर भी बार बार पूछ रहा है। पहले इसने 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा सीजीएल में, और फिर 2018 में सीजीएल मेंस में पूछा, और ऐसा ही क्वेश्चन फिर उठा के आपके किसी स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब है यूपी पुलिस में आ जाएगा, लेखपाल में आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में उठा के वहाँ से क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243 है। तो x और y का मान ज्ञात करो। तो देखिए पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, एक माध्य अनुपात, पहले इसे समझ लेते हैं, माध्य अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, सही है, इसे समझ लो पहले, इसके बाद हम इन दो क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए अगर आपसे कभी भी माध्य अनुपात पूछा जा रहा है, मान लो उसने दो संख्याएं दे दी, x और एक संख्या दे दी x और एक संख्या दे दी y, x और y दो संख्या दे दी और इसका पूछ रहा है माध्य अनुपात बताओ। तो माध्य अनुपात के लिए करना क्या होता है, इन दोनों की गुणा करो, ठीक है जी, और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो वो आपको माध्य अनुपात हो जाता है। 3 बातें बतानी है, पहली बता चुका, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से दोबारा समझ लो। अगर मुझे कभी भी माध्य अनुपात बताना है, तो करना क्या है, जो मुझे दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं की गुणा करके और मुझे इसका स्क्वायर रूट कर देना होता है, तो वो माध्य अनुपात निकल आता है। अब देखिए ऐसा करते क्यों, वो और समझिए। हाँ, ऐसा करते क्यों है, देखिए माध्य अनुपात का मतलब क्या है, मान लो यहाँ मैंने a मान लिया संख्या, माध्य का मतलब दोनों माध्य की बीच की संख्या गायब है, बीच की संख्या बतानी है। माध्य अनुपात का मतलब है बीच की दो संख्या मुझे बतानी है, वो है माध्य अनुपात का मतलब कि बीच में संख्या क्या आएगी, तो मैंने क्या आएगी तो मतलब सेम आएगी, तो मैंने ए मान ली दोनों। अब देखिए अभी बताया था आपको, बाहर वाली संख्या की गुणा होती है, अंदर वाली संख्या की गुणा होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा x × y बराबर a², और स्क्वायर इधर जाकर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि माध्य बराबर क्या होता है ना, माध्य बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। ऐसा करते क्यों है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, और डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं, वो भी बता दिया। और देखिए अगर एक तो हो गया माध्य अनुपात, एक होता है तृतीय अनुपात और एक होता है चतुर्थ अनुपात। तो तृतीय अनुपात में हम क्या करते हैं, देखिए तृतीय अनुपात में क्या होगा, मान लो दो संख्याएं दे दी x और y, अब उसमें आपसे पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप इसे नोट करना, बहुत अच्छा काम की बात है, ये माध्य है, ठीक है जी, और ये है आपका, ये आपका तीसरा अनुपात, माध्य तीसरा, चतुर्थ या चौथा, कुछ भी कह सकते हैं, तीसरा कह दो, तृतीय कह दो, चौथा कह दो, या चतुर्थ कह दो। अब देखिए x y का मुझे तीसरा बताना है, तीसरे में हम क्या करते हैं, जो दूसरी वाली वैल्यू है ना, इसके स्क्वायर करके जो पहली वाली वैल्यू उससे भाग कर दो, ये होता है आपका तृतीय अनुपात, y², यानी दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करके, वर्ग करके, और पहली वाली वैल्यू से भाग कर दो, तो ये हमारा तृतीय अनुपात निकल आता है। तृतीय अनुपात कैसा होता है, तृतीय अनुपात के लिए आपको ध्यान रखना है कि दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वाली वैल्यू से भाग कर देना है। और ये आता कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अनुपात, देखिए होते क्या है, 4 वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, x और y का मान लो मुझे तृतीय अनुपात निकालना है, तो जो दूसरी वाली वैल्यू है ना y, जो दूसरी वैल्यू है उसे मैं 2 बार लिखूंगा। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, x अनुपात
y समानुपात y और ये तृतीय अनुपात को मैंने मान लिया a। तो अब मैं इसे सोल्व करूंगा, जब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, और मुझे पता है कि मुझे a का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया तृतीय अनुपात। तो देखिए कैसे आता है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और सिंपल भी आपको याद रखना है, वो मैंने वो आपको बता दिया। याद कैसे रखना है कि तृतीय अनुपात निकालने के लिए दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वैल्यू से भाग कर देते हैं, और मध्य अनुपात निकालने के लिए दोनों वैल्यू की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो मध्य अनुपात आ जाता है। चलिए इतना ही रखते हैं ना। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात कितना है 243। अब उसने हमसे पूछा एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो मैं बताने को आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन बेसिक में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैं आपको इसका ऑप्शन का मेथड बताता हूँ। पहला ऑप्शन है 3 और 9, दूसरा ऑप्शन है आपका इसका 3 और 27, तीसरा ऑप्शन है इसका 6 और 27, और चौथा ऑप्शन है इसका 6 और 81। देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया आपके सामने, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन एग्जाम में बहुत आसानी से ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य समानुपात कितना है 9 है। माध्य समानुपात 9 है, तो मैं कह सकता हूँ हमें इसने दे रखा है √xy बराबर 9। अभी आपको बताया था, अगर आप ये बात नहीं समझे तो अभी मैंने आपको बताई थी कि माध्य अनुपात का मतलब होता है, मान लो एक्स वाई का माध्य अनुपात निकालना है, तो माध्य अनुपात का मतलब है दोनों की गुणा करके उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो होता है माध्य अनुपात। तो ये 9 हो गया, यही तो 9 दे रखा है माध्य अनुपात, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, या तो ऐसे समझ लो स्क्वायर रूट बराबर के इधर जाने पे स्क्वायर में बदल जाएगा, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ऐसा समझ लो। तो एक्स इंटू वाई का मान कितना आ गया 81। अब देखो जिन भी दो संख्याओं का गुणज, उसने वही तो पूछा एक्स और वाई का मान बताओ, इसका मतलब एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। तो जिन भी दो संख्याओं का गुणज 81 बन रहा हो, जिन भी दो संख्याओं को गुणा करने पे 81 आ रहा हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 या 27, पहला ऑप्शन गलत, 27 से 81 यही है, और 27 सिक्का ये भी आपका 81 नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो समझ सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन था। आप इसे बेसिक करके देखना, पता चल जाएगा कैलकुलेशन है या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको ऐसा ही, जिससे आप और अच्छे से समझ सको। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर 2 बार पूछ, 2 से भी ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब कभी आगे भी यूपी के किसी भी एग्जाम में उठाया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका माध्य समानुपात 18 और तृतीय समानुपात 144 है। ठीक है, माध्य समानुपात 18 दे रखा, तृतीय समानुपात 144। अब देखिए ऑप्शन, मैं इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अब दूसरे क्वेश्चन में भी चेक करिए, द्वारा पूछा कब गया ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ ये बात देखिए कि आप ऑप्शन से इसे भी कर सकते हैं। ऐसा देखिए एग्जामिनर को पता है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो वो ऑप्शन में हिंट डालेगा, वो हिंट ही आपको पकड़ने हैं। अगर देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो एग्जामिनर जानता है, एग्जामिनर को भी पता है कि इसमें कैलकुलेशन है, तो वो ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन को से इजी बनाने की कोशिश करता है। बस कंडीशन ये कि आप ऑप्शन पर ध्यान दो। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका 6 42, यानी एक्स और वाई कितनी हो सकती हैं 6 और 42 हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है 9 और 36, यानी कितनी हो सकती है 9 और 36 हो सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और 18, यानी कि 3 और 18 हो सकती हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका 6 और 12, यानी कि 6 और 12 हो सकती है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था माध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणज का स्क्वायर रूट करना। अब देखिए उसने हमें दे रखा है माध्य समानुपात 18, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ √x इंटू वाई बराबर दे रखा है 18, और उन दोनों संख्याओं की गुणा करने पे कितना आएगा 324, क्योंकि हम दोनों पक्षों का जब स्क्वायर कर देंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और xy बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, अब इतनी सी बात आपने अगर कैच कर ली तो सारी कैलकुलेशन से बच के सीधा आंसर पे पहुंच गए। अब देखिए ये 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 252 आएगा तो ये गलत हो गया, हमें चाहिए 324। ठीक है, और 36 निम्मा कितना होता 324, यही आपका आंसर है। यानी एक्स और वाई की संख्या का मान क्या है 9 और 36, 18 या 54 ये नहीं हो सकता, 12 ये नहीं हो सकता। तो देखिए कितना, देखिए 2 बार क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको कराया ये कि आप देख सकते हैं एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करें, बट कंडीशन ये है कि आप क्लास में इन चीज़ों का ध्यान दें। डायरेक्ट एग्जाम में जाकर कभी आप ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन होगा एक बेसिक सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा। आज की वीडियो भी मुझे लग रहा है भाई थोड़ी लेंथी होने वाली है आपकी। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा, तो तीसरे अनुपात के लिए भी बताया था 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा, तो तीसरे अनुपात के लिए बताया था दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वैल्यू से भाग कर दो। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और पहली वैल्यू से भाग करेंगे 10, तो तीसरा अनुपात कितना आ गया 40। सिंपल, तीसरे अनुपात के लिए बता दिया, मध्य अनुपात के लिए बता दिया, दोनों पर क्वेश्चन भी करा दिए। आ गए, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका, ये कैसे इसने क्वेश्चन को फ्रेम करा है, मध्य अनुपात और तीसरे अनुपात पे क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2019 में ही। देखिए बहुत पुराने क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर नहीं आ रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती है अगर आप ऑप्शन के थ्रू चले जाएँ तो। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, 1.8 एवं 3.8 के मध्य समानुपाती एवं 5 तथा 3 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो संख्या क्या है, 1.8 और 3.2, हाँ एक इसके बीच मध्य अनुपात, यानी इसका तो मध्य अनुपात ही निकालो। और उसने दूसरा हमें जो कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन में हमसे संख्या दी है 5 तथा 3, 5 और 3, इसका हमसे तृतीय अनुपात पूछा है। 5 और 3 का क्या पूछा है, तृतीय अनुपात। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए उसने हमें क्या दिया, 1.8 और 3.2, ये दो संख्या हैं, इनका मध्य अनुपात और इन दोनों का तीसरा अनुपात, इनका इसने हमसे दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। बार बार क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ, मैंने हमेशा आपसे बोला क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। बार बार इसलिए क्वेश्चन बोलता हूँ कि आप खुद से ना पढ़ें, तो लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो बार बार सुन ले। और देखिए अगर आपको लगे कि मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाता हूँ तो आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। तो इसका मुझे मध्य अनुपात निकालना है और मध्य अनुपात के लिए मैंने तुम्हें आपको तरीका क्या बताया, दोनों की गुणा करके इसका स्क्वायर रूट कर दो। ये तो तरीका बताया। मध्य अनुपात का तरीका क्या होता है, दोनों की गुणा करके स्क्वायर रूट कर दो। अब एक बात ध्यान से समझना, देखो हमें जरूरत नहीं है इन दोनों की गुणा करें, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए पहले तो पॉइंट हटा लेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ये दोनों स्क्वायर रूट में चल रही है ये वाली वैल्यू। ठीक है, 100 आ गया। अब देखिए 18 है और 32 है। जब देखिए मैं 18 को देखूंगा तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, क्योंकि 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, इसलिए मैंने 9 में तोड़ लिया। और ऐसे ही जब मैं 32 को लिखूंगा तो 32 में मुझे पता 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 गुणा 2 बटे कितना आ गया 100। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। 100 का कितना आ गया 4, 9 का कितना आ गया 3, तो 4 तिया 12 और 2 इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24। और 24 को जब हम कितने थे 24 यार ना, 24 को और बटे में 100 का कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2.4। ये 2.4 क्या आ गया, इन दोनों का मध्य अनुपात। देख लेना मैंने कैसे कैसे कैलकुलेशन करी है। अब इसका निकालेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए बताया दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वैल्यू से भाग दे दो। दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करो 3 तिया 9 और पहली वैल्यू कितनी है 5, यानी कि इसे 5 से भाग कर लो। और एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करके पहली वैल्यू से भाग कर दो तो तीसरा अनुपात निकल जाता है, तृतीय समानुपात। और एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब कभी भी हम किसी वैल्यू को 5 से भाग कर रहे हो तो सबसे आसान तरीका है ऊपर वाली वैल्यू को डबल करके एक अंक छोड़कर दशमलव डाल दो। कहने का मतलब ये है तुमने बटे में भी 2 से गुणा कर ली और ऊपर भी 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18/10, और 18/10 का मतलब कितना हो गया 1.8। अब इन दोनों के मध्य तो अनुपात पूछा है 1.8, इन दोनों के मध्य उसने तुमसे अनुपात पूछा है 2.4 और रेशो 1.8, इनके मध्य रेशो क्या होगा, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एक अंक के बाद है और इसमें भी एक अंक के बाद है। और देखिए अब इसे देखेंगे आगे हम, 6 चौक 24 और 6 तिया 12, अनुपात कितना बन गया 4:3, यही आपका आंसर है। मैं मान के चलता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो गया 4:3। देखिए आज की क्लास का यही मतलब क्लास को यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर मैं आपको अपना कॉलिंग नंबर दे रहा हूँ, आपका कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। कॉलिंग नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9759202013, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आपको कोई डाउट हो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके आप मुझसे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि भाई जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं और थोड़ा भी मेरा प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो बनाता रहूँ, देखिए ये मैं ऐसा बार बार इसलिए बोलता हूँ, आपको लगता होगा हर वीडियो में यही बात, लेकिन बार बार बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वीडियो पर जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, यानी कि जब तक ट्रैफिक हमारे चैनल पर नहीं होगा, तब तक मैं खुद विवश हूँ कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखिए और मिनिमम बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि 10, 20, 50 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, लेकिन नहीं, 100 सब्सक्राइबर जेन्युइन जो आप डेली पढ़ें, उन्हें जोड़ने की कोशिश करूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये, जो भी आपके साथी हों उन्हें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें भी पता है कि जब हमारे अंदर सुधार आता चला जाएगा, हम चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करने लगेंगे, तो अपने आप ही लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा आसानी पड़ेगी हमें भी अपने यानी चैनल को ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है,
तो बस यहीं आज की विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे जल्दी ही, और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहें जैसे कि आप अब तक करते आ रहे हैं। चलिए, कल की वीडियो लेंथी हो गई थी, और यहाँ तक जुड़ने के लिए भाई फिर मैं फाइनली बता रहा हूँ, जो व्यक्ति जो भी हमारा साथी यहाँ तक जुड़ा हुआ है, यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, क्योंकि सभी लास्ट तक नहीं देखते, शुरू में ही 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में भग जाते हैं। तो यहाँ तक जो वीडियो को देख रहा है, जो मैंने तरीका बताया कि आप नोट्स मेंटेन करें, नोट्स बनाएं, जो इन चीज़ों को, मेरी बातों को मानता है और उसी तरीके से तैयारी कर रहा है, विश्वास रखें कि आप गलत नहीं पढ़ रहे हैं, आपका तरीका बिल्कुल सही है और आप इन्हीं तरीक़ों से आप जॉब लेंगे। ठीक है, बहुत लेंथी खींच दिया अपना एंडिंग भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।